हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मित्र एकेडमी में। और मैं आज आपको बताऊंगा पद्य का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद्य का संक्षिप्त परिचय। इसके पहले मैंने करा दिया था आपको हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय, और मैं इसके काफ़ी सरल शब्दों में आपको मैं समझाता हूं और काफ़ी शॉर्ट में समझाता हूं, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको MCQs भी कराता हूं। ठीक है, 20 MCQ कराता हूं कि आपका तुरंत तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसका जो दिया है, गद्य की दो प्रमुख विधा, साहित्य की दो प्रमुख विधाएं हैं, गद्य और पद्य। तो आप जानते हैं साहित्य की दो प्रमुख मुख्यतः मुख्य दो विधाएं हैं, एक है गद्य और एक पद्य है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गद्य बता दिया था और सब वो भी एकदम आसान भाषा में मैंने समझाया था। और इसमें देखिए, गद्य में विचारों का सीधा और तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण होता है। मतलब इसे कहने में गद्य में आपके विचारों का सीधा और उसका तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण करना होता है। ठीक है, लेकिन पद्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, पद्य में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है पद्य में, क्या है पद्य में है कि जबकि पद्य में भाव का, अनुभूतियों का लय, ताल, छंद, तुक और संगीतात्मक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि पद्य को कैसे गा के, पढ़ के मतलब सुनाया जाता है समझने के लिए। तो इसमें लय, ताल, छंद, तुक और संगीतात्मक सब कुछ इसमें रहता है, और ये सरल शब्दों में होता है। और पद्य वह साहित्य है जिसे पढ़ते या सुनते समय गीतात्मक का अनुभव, मैंने अब आपसे बताया हो ना मैं, जिसमें गीत का अनुभव होता है, लोग गीत गा करके सुनाते हैं पद्य को। पहले के जितने सब गीत की तरफ था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, पद्य की विशेषताएं, माने पद्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, लयात्मक और संगीतमयता, पद्य को पढ़ते या गाते समय लय और ताल का अनुभव होता है। सौंदर्य और कलात्मकता, इसमें शब्दों का चयन अत्यंत कलात्मक और भावपूर्ण होता है। ठीक है, संक्षिप्त माने संक्षिप्त है, कम शब्दों में गहन विचार और भाव व्यक्त होते हैं। इसमें आप भी देखते हैं कितने छोटे छोटे एक वाक्य दिया रहता है, उसको मतलब बताने के बाद से कितना बड़ा उसका अर्थ निकलता है। तो वही संक्षिप्त में रहता है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हृदय स्पर्शिता, यह हृदय से, यह सीधे हृदय को छूता है, इसलिए पाठक श्रोता प्रभावित होता है। अलंकार और रस, पद्य की आत्मा अलंकार और रस है, यह भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, भाव प्रधानता, गद्य बुद्धि को प्रभावित करता है, जबकि पद्य मन और हृदय को। गद्य क्या करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है। जो हम गद्य को पढ़ते हैं तो बुद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन जबकि पद्य हम करते हैं तो मन और हृदय को। आप देखे होंगे पद्य को मीराबाई या बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, उन्होंने गा के सुनाया है, तो कितने मतलब अच्छे होते हैं। अब देखिए, पद्य के अंग, छंद होता है, पद्य के अंग होता है छंद, लय, तुकांत, रस, अलंकार। निश्चित मात्रा में बंधे हुए पंक्तियों का समूह क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। लय, पद्य की आत्मा जो पाठ में संगीत पैदा करती है, क्या कहलाती है, लय। पंक्तियों का अंत में समान ध्वनि वाले शब्द का प्रयोग, तुकांत। पद्य से उत्पन्न होने वाले भावात्मक आनंद, रस। अलंकार, शब्दों को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले साधन को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए पद्य के प्रकार। पद्य के प्रकार, छंद। अब छंदानुसार गीत, दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, मुक्तक। भाव के अनुसार रस के आधार पर श्रृंगार पद, भक्ति पद, वीर पद, रकुड़ पद, हास्य पद। जिसमें श्रृंगार है तो उसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है, और भक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास, साहस और पराक्रम का चित्रण, और करुण पद्य में दुख और संवेदना का वर्णन है, और हास्य पद में जानते हैं हंसी और मनोरंजन वाले पद्य। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, पद्य का महत्व क्या है। यह मनुष्य के हृदय के मस्तिष्क और आत्मा को छूता है, समाज में नैतिकता, धर्म, करुणा और प्रेरणा का जागृत करता है, जीवन की कठोर सच्चाइयों को भी सरल और मधुर बनाकर प्रस्तुत करता है, शिक्षा और संस्कार देने का प्रभावी
साधन है। तो यही आपका मतलब पद्य का महत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है पद्य को पढ़ने के बाद हमको? पद्य साहित्य का वह रूप है जो मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण करता है। मतलब पद्य साहित्य का मतलब वो रूप है जो मानवीय भावनाओं को, माने मनुष्य की भावनाओं का सजीव चित्रण करता है। ठीक है, इसकी लयात्मकता और संगीतात्मक पाठक को गहराई से प्रभावित करता है। माने इसकी लयात्मक और संगीत में जो पढ़ने वाला श्रोता होता है, पढ़ने वाला पाठक, वो गहराइयों से इसके प्रभावित होता है। ठीक है, यही कारण है कि पद्य साहित्य को हृदय की बाड़ी कहा जाता है। आप नोट करने वाले, आपको प्रश्न आ जाएगा, हृदय की बाड़ी किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं पद्य के साहित्य को। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे अब 10 MCQ कराऊंगा। ठीक है, 10 MCQ कराऊंगा जो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कहता है हिंदी साहित्य का आदिकाल कब माना जाता है? तो बताइए आप हमें कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1000 से 1375 ईस्वी, 1375 से 1700, सी 1700 से 1900 तक, और उसके बाद 1900 से अब तक। तो कौन सा इसका राइट हो जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। आदिकाल की रचनाओं का प्रमुख विषय क्या था? वीरता था कि प्रेम था, कि वीरता था, कि हास्य था, कि भक्ति था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरता। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न नंबर 3, आदिकाल की भाषा कौन सी थी? अवधी थी, कि ब्रज था, कि खड़ी बोली थी, कि अपभ्रंश से विकसित प्राकृत? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा था? भक्ति था, कि वीर था, श्रृंगार था, कि हास्य था? और देखिए आदिकाल से काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन थे? तो आपको जानते हैं चंद्रवरदायी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मैं आपको कुछ भक्ति काल के प्रश्न करा देता हूँ। हिंदी साहित्य का भक्ति काल कब माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1375 से 1700 तक। ठीक है, भक्ति काल की प्रमुख दो धाराएं कौन सी हैं? तो आप जानते हैं निर्गुण और सगुण। ठीक है, निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीरदास थे अपने। ठीक है, सगुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास और तुलसीदास। ठीक है, सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये समाप्त होता है, और आगे आपको इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, और कल से डेली आपको 20 MCQ दिए जाएंगे, जो आपको बोर्ड में 97+ अंक लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, कुछ हमारी आवाज़ें अच्छी नहीं आई हैं, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम सुधार करके और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही सब आप बाड़ी को विराम देते हैं, और थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।